जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के यार 4 दिन, सितम के यार 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, बहार की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जीत पर यकीन कर, जीत पर यकीन कर। 1000 वेश के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, दिल के दाग ये। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, बनेंगे इनकलाब, बनेंगे इनकलाब। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और राज कपूर जी का जन्मदिन। दोस्तों, इत्तेफाक कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आज हम शैलेंद्र पर और राज कपूर की जितनी फिल्में हैं उनका जिक्र करेंगे और शैलेंद्र के गीतों का जिक्र करेंगे। दोस्तों, शैलेंद्र एक ऐसा नाम जिसने ठेठ हिंदी गंवई हिंदी में और गाँवों का जो बोलचाल का मुहावरा है उसको हिंदी में प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों, उनकी भाषा इतनी सहज, इतनी सरल थी कि हर आदमी के दिल में सीधे उतरती है। आज भी उन गीतों को अगर हम सुन लें तो हमारे चलते हुए कदम रुक जाते हैं। दोस्तों, ऐसा गीतकार जिसने महज 17 साल के करियर में 850 गाने लिखे हों और तकरीबन सभी गाने सुपरहिट रहे हों, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। लेकिन इनकी एक विशेषता यही रही कि इनके गीतों में प्रेम और विद्रोह एक साथ देखे जा सकते हैं, राजनीति की बात इशारे से करते हैं। बहुत लंबी चर्चा हम आज करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस एपिसोड को पूरा देखें। आज हम इस चर्चा में विशेष रूप से शैलेंद्र जी के सुपुत्र श्री दिनेश शंकर शैलेंद्र जी को आमंत्रित कर रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं और सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जितनी बातें आज हम करेंगे वे एक तरह से शैलेंद्र पर दस्तावेज बनकर प्रस्तुत होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हस्ताक्षर का यह एपिसोड एक यादगार एपिसोड रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप जुड़े रहिए, अंत तक देखिए राज कपूर और शैलेंद्र की एक कहानी, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात। नमस्कार सर। नमस्कार दिनेश। नमस्कार। तो नमस्कार। हस्ताक्षर में आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से शैलेंद्र जी के सुपुत्र श्री दिनेश जी, दिनेश शैलेंद्र जी। मैं आपका हस्ताक्षर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, धन्यवाद। जैसे कि हम हर बार एक नए विषय पर, कला के किसी न किसी, साहित्य के किसी न किसी विषय पर बात करते हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि इस बार हम
शैलेंद्र पर बात कर रही हैं और शैलेंद्र के उन प्रश्नों को हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सब लोग शैलेंद्र के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे बीच चर्चा का विषय बनना चाहिए था, जो नहीं बन पाया। उसको हम जी, इस मद्देनज़र से देखते हैं कि जब जी, मैं शैलेंद्र के जीवन पर पूरी दृष्टि डालता हूँ तो उनका जो फ़िल्मी सफ़र रहा, वो लगभग जी, 17 साल का रहा है बिल्कुल, और उस 17 बिल्कुल। साल में उन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं और मैं ये जी, कहूँगा कि कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो फ्लॉप हुआ हो, जो लोगों की हुँ, ज़ुबान पे ना चढ़ा हो, जो मुहावरे जी, की तरह प्रयुक्त ना हुआ हो। और बिल्कुल। लोक भाषा और लोक गीतकार माने जाते रहे हैं शैलेंद्र जी जी, और जी, शैलेंद्र जी के बारे में जब मैंने जाना, पढ़ने की कोशिश की, पिछले दिनों जी। इंद्रजीत जी की 2 किताबें आईं, धरती कहे ओह! पुकार हाँ, के और हाँ, तू प्यार का सागर है। उन दोनों जी, किताबों को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि शैलेंद्र जी के अंदर रक्त के अंदर ही संगीत था। जब वो जी। डफली बजाया करते थे, बाकी हुँ, तो सर बताएँगे, दिनेश जी बताएँगे कि डफली बजाया करते थे, डफली का उनका प्रेम या अनुराग जो था, वो बचपन से था और जो जी, जब वो परेशान होते थे, तो शहर से दूर निकल जाते थे और वहाँ जाके अपना डफली के साथ जुड़ जाते थे। संगीत आदमी को सुकून देता है। जीने का रास्ता बताता है। संगीत आपको खुदा के से मिलाता है। मतलब संगीत से बड़ी कोई शय इस दुनिया में नहीं है। अगर हम बिल्कुल। सुकून से जीना चाहते हैं तो संगीत के करीब जाना पड़ेगा। जी, जिस तरह रूसो ने कहा कि आप प्रकृति के करीब जाइए। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ या दुनिया ये कहती है या जितने संगीतकार हैं ये कहते हैं कि सभी दुखों का अंत जो है वो संगीत के अंदर समाया हुआ है। तो जी, अ, जो अनुराग की बात कर रहा हूँ मैं, शैलेंद्र जी के अनुराग की बात डफली के साथ जो रहा, उस जी, डफली को बाद में राज कपूर साहब ने सिल्वर स्क्रीन के ऊपर एक किरदार के रूप में जो पैदा कर दिया। तो जो जी, वो जो पारखी आँख थी वो राज कपूर के पास थी। वो जी, कई जगह दिखाई देती है। तो इस हुँ। मामले में भी जो जो ये प्रश्न मेरा है, वो ये है क्या राज कपूर साहब ने शैलेंद्र जी को देखकर ही एक किरदार जो है हाइजैक किया या किस तरह से हुआ? मैं इसके बारे में जानना चाहता देखिए पहले तो ढपली के बारे में बात कर लें हम। बाबा का जन्म हुआ था रावलपिंडी में जो आप लोग सब जानते ही होंगे और उनके घर से थोड़ी दूर पर एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था जी, और उस मंदिर में और उस वक़्त बाबा बहुत ही रिलिजियस माइंडेड थे जी, और वहाँ मंदिर में वो ढपली बजाते थे और वो भजन गाते थे साथ में लोगों के। वो बहुत कम उम्र थी उनकी, लेकिन ढपली बजाना उनका वहाँ से शुरू हुआ था और लेकिन हुआ ये कि जिस वजह से मतलब उनकी गरीबी की वजह से उनकी पहले सिस्टर की डेथ हुई और फिर जब मदर की डेथ पर वो उन्होंने बहुत वो किया, मंदिर जाते थे पैदल चल के नंगे पैर और कि और भगवान से बोलते थे कि मेरी माँ को बचा लो बस। लेकिन वो भी चल बसीं और उसके बाद उन्होंने मतलब भगवान में बिलीव करना बंद छोड़ दिया था एंड हाँ, तक। तो ये तो ढपली का लेकिन ढपली वो हमेशा अपने साथ रखते थे और खुद ही मतलब जब कुछ लिखते थे या कुछ उनके दिमाग में आता था, तो ढपली पे बजाकर वो गाते थे और राज कपूर ने हो सकता है इस बात का मैं मतलब 100% तो नहीं बोल सकता हूँ कि ढपली का राज कपूर ने उनसे इंस्पिरेशन लिया या कैसे लिया। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं हम कि राज कपूर को ढपली पकड़ना बाबा ने सिखाया था वाह! और वाह! बजाना भी।
जी, वाह! इट्स ग्रेट थिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा जानकर के इस तथ्य के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। जी, शुक्रिया सर। अ, दूसरी बात जो मुझे हमेशा जो मेरे ज़हन में सवाल आता है शैलेंद्र जी के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, कि जी, उनका आधा जीवन लगभग वो साहित्य में बीता। कविताएँ लिखते थे, जी, गीत जी, लिखते थे और कविताएँ जी, और गीत उनकी 8-10 पत्रिकाओं में छपती थी। और जी, इसके जी। इसके साथ ही उनकी एक कविता है जलता पंजाब, जो हाँ जी, पूरे जो पार्टीशन है या उसके बाद का जो दृश्य रहे, उनको समाहित जी, करती हुई एक ज़बरदस्त कविता थी, जिसको देखकर बिल्कुल। राज कपूर जी ने उनको उनसे मिलने की उत्कंठा ज़ाहिर की। इसी तरह जी, से वो कविता जो है आज भी हम सुनते हैं, तो उनका जो साहित्यिक पक्ष है, उसके बारे में मैं जी, जानना चाहूँगा कि जैसे ही उन्होंने सिनेमा में कदम रखा, वैसे हाँ, ही हमारे जो क्रिटिक्स थे, हिंदी के आलोचक थे, उन्होंने जी, उनको मतलब उससे धीरे-धीरे ख़ारिज करना शुरू कर दिया और जी, ये मानना बंद कर दिया कि वो कवि हैं। दूसरी जी, चीज़ ये थी कि जो ये इन्हीं के साथ नहीं, कवि प्रदीप के साथ हुआ, नीरज के साथ हुआ। ख़ैर बाद में गुलज़ार साहब को तो फिर भी मान लिया गया, साहित्य अकेडमी मिल गया। लेकिन हुँ, क्या साहित्य अकेडमी के हकदार शैलेंद्र नहीं हैं? तो ये मैं मतलब मेरे ज़हन में सवाल आता है कि ये क्या त्रासदी रही है? आप क्या समझते अ, हैं? ये एक सोची जहाँ तक हमें लगता है कि एक सोची-समझी साज़िश के तौर पे हम देखते हैं इसको कि बाबा को जो लिटरेरी सर्कल में जो साहित्य के सर्कल में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली और हमारे हमको तो यही लगता है कि आज के स्कूल और कॉलेजेस के टेक्स्ट बुक्स में उनकी कविताएँ होनी चाहिए और वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने फ़िल्मों में आने के बाद कविता लिखनी बंद कर दी थी। वो जारी रही और एक उनकी डायरी में भी है कि एक लाइव कवि सम्मेलन हुआ था। ये 1954-55 की बात होगी जब उन्होंने पहले कहा डायरी में लिखा है कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने वो ऑल इंडिया रेडियो में थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जी। उस वक़्त। तो उन्होंने ब ब उनको बुलाया था एक लाइव कवि सम्मेलन के लिए और फिर उसके अगले दिन डायरी में उन्होंने लिखा है कि कवि सम्मेलन में गोपाल सिंह नेपाली और हमारी सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुई और हम लोग दोनों मतलब की कविताएँ लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोग थे उधर, जो लाइव कवि सम्मेलन था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से क्योंकि हमें डेट पता है उनकी डायरी के ज़रिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लाइव कवि सम्मेलन किसी तरह वो उनके बिल्कुल। आर्काइव्स में शायद मिल भी जाए। तो अ, हाँ, तो कविताएँ जो उन्होंने लिखी, तो एक तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। तो एक तो वो ख़ास रीज़न रहा होगा कि और मतलब जैसे उनकी एक कविता शायद पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं ब भगत सिंह को उन्होंने एक लिखा है कि तो अ, अगर वो उस कविता को आज की डेट में भी सुनी जाए तो लगता है कि किसी ने अभी इस दौर के बारे में लिखा है नहीं, और वो ऐसा ही कविता साहित्य जो उनका है वो सामने आना चाहिए। मेरा मकसद जो ये यहाँ से आपसे बात करने का यही है कि जो जी, छुपी हुई जी, चीज़ें हैं अभी तक सामने नहीं आई, वो सामने आए। जी। क्योंकि जो उनके हाँ, अंदर वो अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि हमने कोशिश की थी, अब ये हिंदी पब्लिकेशन ज़्यादातर दिल्ली में ही हैं, जी, तो व हमने किसी को ये काम सौंपा था, एक लेडी थी उधर, तो उन्होंने अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा प करने के चक्कर में काफ़ी कुछ बिगाड़ दिया था, तो फिर हमको रोकना पड़ा था। ये राजकमल पब्लिकेशंस ने प पब्लिश की थी किताब जी, जिसका टाइटल था अंदर की आग।
जी। लेकिन हमने फिर राजकमल पब्लिकेशंस को चिट्ठी लिख के और बंद करा दिया था क्योंकि उसमें बहुत गलतियाँ थी जी, और जी। कविताएँ ठीक से नहीं वो उस लेडी ने जो भी मतलब अपना नाम हुँ। संपादक के तौर पे लिखने के लिए कि फ्रंट पेज पे हुँ, हुँ, मतलब हुँ। कवर पे उनका नाम हुँ, आए, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और हुँ, हुँ। कविताओं पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर फिर हम नहीं, एक बार फिर से अ, कोशिश की जा सकती है इसके बारे में, कोशिश ऐसा कोशिश हाँ। कर रहे हैं जी, और जी, जी। हमने पूरे उसको करेक्शन भी कर दिया है, जो भी गलतियाँ हुई थी उसमें और लेकिन अभी सही वक़्त पे वो रिलीज़ होंगी। अ, जैसे हम बात कर रहे थे भगत सिंह को, कि जी। भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, हुँ। देशभक्ति के लिए आज भी सज़ा मिलेगी फांसी की। वाह! वाह! अ, हुँ, ब क्या बोलते सत्य अहिंसा का शासन है, राम राज्य फिर आया है। हुँ। भेड़-भेड़िया एक घाट हैं, सब ईश्वर की माया है। अ दुश्मन ही जब अपना, टीपू जैसों का क्या करना है। अरे रे रे! शांति सुरक्षा के खातिर हर हिम्मतवर से डरना है। हुँ। पहनेगी हथकड़ी भवानी रानी लक्ष्मी झांसी की, देशभक्ति के लिए आज भी सज़ा मिलेगी फांसी की। वाह! तो ये मतलब ऐसी कविताएँ हैं तो वो एक एक तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाए कि ये कैसा कि गवर्नमेंट बँटवा दिखलाती कहती कौड़ी पास नहीं है, चाहो हुँ। तो गोली खिलवा दें, गोली अभी खलास नहीं। बहुत खूब, लेकिन बहुत खूब। भैया लेकिन भैया भूख आग है, भड़क उठे तो खा जाती है। गोलियों से नहीं बुझती ये, चुपचाप जेल नहीं जाती है। तो वाह! ऐसी-ऐसी कविताएँ वो बहुत उनकी खूब। तो शायद द पावर्स दैट बी उन लोगों को शायद ठीक नहीं लगी होंगी हाँ, और उस वजह से शायद उनको ये क्योंकि हो इवन सकता है। चलता है पंजाब इनफैक्ट कई साल पहले जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था अच्छा। ये हुँ। कविता थी। जी। लेकिन जब ये जो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ, तो जी। उस वक़्त इसको उधर से निकाल दिया गया और बैन कर दी गई थी पोएम ये, अरे! कि क्योंकि नहीं वो लोग अपने ये अपने हिसाब से उसको चला रहे थे। जी, 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 जी। ये तो बड़े हार्ड फैक्ट हैं। मुझे याद जी, आता है कि 11th क्लास में एनसीईआरटी में एक पाश की क्रांतिकारी पाश कवि हुए पंजाब के और जी, उनकी एक कविता लगी थी। लगी है, अभी जी। भी है, लेकिन अच्छा, उस कविता के साथ सपनों का मर जाना, शायद आपने सुनी होगी कविता, बड़ी प्यारी कविता है। तो वो अच्छा। कविता को ये कह दिया गया कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, सिलेबस में रहेगी। तो मुझे अच्छा, इस तरह के जो मतलब बचकानी सी बातें हैं, वो समझ नहीं आई जी, कभी और ना आती जी, हैं। इसी तरह से आज हाँ, मुझे पहली बार पता चला है कि जलता पंजाब बैन कर दी गई थी। जी। तो पता नहीं पंजाब से चाहते क्या हैं, जबकि ये तो वीरों की भूमि है, ये तो शहीदों की भूमि है। इस भूमि ने हाँ, ही तो सब कुछ दिया है। हम तो उस भूमि के रहने वाले हैं जहाँ भगत सिंह चहलकदमी करते रहे, उन खेतों के लिए जी, मरते रहे, उन किसानों के लिए जी, मरते रहे। हम तो उस जी, धरती के वासी हैं। तो जी। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग कि पंजाब क्या चीज़ है, क्या बला है। खैर हाँ, जो नहीं वो हमें उनको ख़ास बात ये थी कि वो खुद भी रावलपिंडी में पैदा हुए थे और उनको लगाव था जी, उस पंजाब से। बिल्कुल, पंजाब से हुँ। और उन्होंने पार्टीशन में देखा हुआ था कि क्या ट्रेजेडी जो हुई थी क्या हुआ? पार्टीशन में। वो वही बात है लेकिन दिनेश जी। हाँ जी, जो पर फिर भी उनकी कुछ जैसे नॉन फ़िल्म व एक है जो तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो आज भी एक एंथम के तौर पे केंद्रीय विद्यालय जहाँ भी है, सब में गाया जाता है और बिल्कुल, हर बिल्कुल। आंदोलन में अभी भी जेएनयू के आंदोलन में और ये सब वो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, एक मुझे कविता उनकी वो है कि हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा हड़ताल नारा हमारा है। नारा है। तो वो एक स्लोगन है
जो कहीं भी हड़ताल हो, कहीं भी स्ट्राइक हो हिंदुस्तान में, वो नारा ज़रूर लगता है। वो जी, बाबा जी। का लिखा हुआ है। जी, जी, जी। जी, बहुत बहुत ही खूब है। जब हम छोटे थे तो हम अक्सर या तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो झंडों झंडों के साथ जाते हुए मज़दूरों को देखते थे तो वो ये बोला करते थे, ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर से हड़ताल हमारा नारा है, या ट्रेड यूनियन के जो होते थे जलसे बिल्कुल, होते थे, उनमें अक्सर ये बोला बिल्कुल, जाता था। तो हमारे बिल्कुल। मतलब हमारा लिंक कहीं न कहीं पापा की वजह से जुड़ा रहा, ट्रेड यूनियन वग़ैरह देखते रहे। तो जी। ये हम बचपन में बहुत सुनते थे। जब बड़े हुए तब पता चला, लेकिन दूसरे नारों का तो हमें पता चलता रहा, ये करो या मरो किसका है, इनकलाब ज़िंदाबाद हाँ, किसका है, लेकिन इसका बिल्कुल। बहुत बाद पता चला कि ये शैलेंद्र जी का है। और जो जी, जिस कविता की बात कर रहे हैं आप, तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर जी। कहीं पे स्वर्ग है उतार ला ज़मीन पर। अब देखिए, अगर कहीं स्वर्ग है, विश्वास नहीं हाँ, है, स्वर्ग विश्वास है या नहीं है। नहीं है, हाँ, रिडल से, तो पर वो अगर है तो उतार अगर ला। है, तो उतार ला ज़मीन पर। ये जो बात है, ये शैलेंद्र ही कह सकती हैं। और मैं बिल्कुल। फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और जी, केंद्रीय विद्यालय में हमने ये गीत पता नहीं कितनी बार बच्चों को गवाया है। और हमारी तो जी। पूरी की पूरी असेंबली जो है वो हाँ, गाया करती थी, "तू ज़िंदा जी, है तो जी। ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर।" इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएँ कि आप अभी भी आप यूट्यूब पे या कहीं भी ये गाना सुन लें, तो हर हर रिकॉर्डिंग में आपको और शायद आपके केंद्रीय विद्यालय में जहाँ आप थे, वहाँ भी वो लाइन गलत गाई गई है और इतने सालों से गलत चल रही थी कौन-सी और वाली सर? हमें साल 2013 में किसी ने ऐसे ही हमसे पूछा कि मेरा पेट नेम बबलू है, तो बोला बबलू ये लाइन ऐसे हो नहीं सकती ये इस ऐसी कविता में। तो कौन-सी हमने वाली? बोला कि हम बताते हैं 1 मिनट। हाँ, हाँ तो जी। हमने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि ओरिजिनल है तुम्हारे पास? हमने बोला हाँ है। अब बाबा की राइटिंग में है। तो बोला कि ज़रा चेक करके एक बार बता दो। तो हमने जब चेक किया तो वो जेंटलमैन वो दिल्ली के हैं। हुँ, मिस्टर पृथ्वी हल्दिया वो जी। वो प्रोग्राम्स करते हैं इबादत फाउंडेशन के नाम से, वो जी, इबादत जी। फाउंडेशन के हेड हैं। तो उन्होंने ये बताया और तब से हमने फिर पता किया तो देखा कि सभी जगह वो लाइन गलत गाई गई है और हुँ, वो लाइन है जो गाई गई है वो है हमारे मंजिलों को कारवां का हम हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये हुँ, आंधियों, ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। ये हुँ, गाया गया है। हुँ। लेकिन एक्चुअल जो लिखा गया है वो है कि हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है। हमारे कारवां मतलब का मंज़िलों को इंतज़ार है। अब हाँ, देखिए, हमारे बिल्कुल कारवां पलट को गया नहीं है। इंतजार है मंजिल का। हाँ जी। बिल्कुल, मतलब पलट गया है एकदम से अर्थ जो है बिल्कुल। उसका ना, डबल हाँ। पावर आ जाती है इससे। बिल्कुल। तो हाँ, तो उन्होंने वो यही कहा कि इतनी मोटिवेशनल पोएम में ये बोल ही नहीं सकते कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। हुँ, नहीं, ये होना ही ये चाहिए कि हुँ। हमारे कारवां का मंजिलों बिल्कुल, को बिल्कुल। अब ये हुँ, वीडियो जो लोग देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में अभी जॉब कर रहे हैं, टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, मेरी उनसे जी, दरख्वास्त है कि अगर ये कविता आपके यहाँ बोली जाती है, तो इसको करेक्ट ज़रूर कर लें, ताकि सही जो शब्द हैं, वो हमारे बच्चों तक पहुँचे, आने वाली जनरेशन तक पहुँचे। अ, जी, उम, एक एक और सवाल मैंने शायद जी, आपको मैसेज में भी लिखा था कि मैं कुछ ऐसे सवालों पर बात करना चाहता हूँ, जी, जो शायद अलग हो पाएँ, अलग हों। तो जी। मैं उनके जेल जाने के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार वो हाँ, आज़ादी आंदोलन में हाँ, जेल भी गए थे। वो क्या वो किस्सा है? अगस्त क्रांति आंदोलन जो था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हाँ, उसके उस बाद जब वो बाहर निकले तो क्रांतिकारी जो रंग है उन पर चढ़ा हुआ नहीं था। वो तो शुरू से था, बचपन से शायद था। ब म जो म उनकी कविताएँ, उनकी ग़ज़लें,
उनकी कविताएं, उनके गीत सर्वहारा वर्ग के लिए लिखे गए हैं दोस्तों। और जी, जितने भी गीत हैं आप उनको एक बार ध्यान से सुनेंगे, आपको गीत लगेंगे, लेकिन वास्तव में अगर थोड़ा और ध्यान देंगे तो वो कविताएं हैं। चाहे वो ले लीजिए मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। अब जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हुँ, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में हम छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। जी, असल राष्ट्रवाद ये है कि मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यहाँ जो दिल है ना, ये राष्ट्र हुँ, है, ये राष्ट्र प्रेम है। बिल्कुल, दिल बिल्कुल। मतलब इन चीज़ों को समझना किस तरह से मतलब अगर हम सहजता में वो सारी बात कह दी है। हाँ, और अगर हमारे से पूछा जाए तो अगर हमारा नेशनल एंथम अगर एक बिल्कुल सरल हिंदी में होता, तो शायद यही होता शायद कि यही हो, ब फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है। और एक एक बात इस गाने के बारे में अब गा इस गाने के बारे में आपने चर्चा की है, तो हम ये बताना चाहेंगे एक बार ये गुलज़ार साहब ने के साथ हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि देखो वैसे तो आप मतलब निकाल लो कि होंगे राजे राजकुँवर, हम हुँ, बिगड़े दिल शहज़ादे, हुँ, हम हुँ, सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। आप वो मीनिंग तो ले लीजिए, ठीक है। हुँ, पर शैलेंद्र क्या बोलना चाह रहे हैं? शैलेंद्र ये बोलना चाह रहे हैं कि होंगे राजे राजकुँवर, हम बिगड़े दिल शहज़ादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। उसमें ये कि हमारी उस वक़्त 1954-55 की फ़िल्म है ये जी, श्री 420 जी, जी, हाँ, कि हमारा यंग इंडिपेंडेंट इंडिया है जी, और अभी-अभी हम मोनार्की से निकल के डेमोक्रेसी में आए हैं। बहुत तो खूब। ह हम सिंहासन पर जा बैठे जब-जब सिंहासन अब दिल्ली में वो गद्दी है जो पीएम की गद्दी कहलाती है। हुँ, और हम सिंहासन पर जा बैठे जब-जब करे इरादे, कि आज कोई भी आम आदमी वहाँ पर बैठ सकता है अगर उसकी सही क्वालिफ़िकेशन हो। हुँ, और जैसे आज प्रूव हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के थ्रू कि वो भी मतलब कहाँ से चल के उठ के और वो बैठे हैं उस सिंहासन पर, यू नो। बिल्कुल, 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 ये प्रूव तो हो ये चुका है। हुँ, हाँ, तो ये डेमोक्रेसी की तरफ वो इशारा था उनका। ऐसे जी, कई गीत उनके मतलब जैसे एक किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि आपके बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ़ एक मेरा एक गाना सुन लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और वो गाना था दिल का हाल सुने दिल वाला। हाँ, हाँ, तो वो काफ़ी कई मायनों में वो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी जैसी मानी जा सकती है कि अ, मतलब जैसे वो पहला अंतरा है कि छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ बिल्कुल। माँ के नसीब का बेटा, रंजो-गम बचपन के साथी, आँधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। अब उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुज़रा और वो बात बोलना चाह रहे हैं। फिर वो आप उस पर आ जाइए कि बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, हाँ, हाँ, बहुत आगे से देखा, बहुत पीछे से देखा, ये तो है थानेदार का साला। तो ही इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करप्शन जो हाँ, हमारे में आज तक चल रहा है कि हाँ, थानेदार आज के साले को कोई हाथ नहीं लगा नहीं, सकता। नहीं लगा सकता। आज भी मतलब वही बात चल रही है कि आप पकड़ के तो देखिए थानेदार के साले को। और जैसे शुरू में उन्होंने राज कपूर को मना कर दिया था कि मैं अपने गीत बेचूँगा नहीं, मुझे फ़िल्मों में नहीं लिखना है। लेकिन बाद में मतलब पैसों की तंगी की वजह से या जो जैसे भी, मुझे वो आ लगता है ही कि गए फ़िल्मों में। दिनेश जी मैं थोड़ा बीच में ज़िक्र करना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आ गया एकदम से। मुझे लगता है उनको हाँ, ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्मों में जाऊँगा, तो मेरा साहित्यिक हाँ, कवि जो है वो अलग हो जाएगा। हो सकता है हाँ, ये बात रही हो। हाँ, लेकिन फ़िल्मों में साहित्य लाने वाले वो ही वाज़ वन ऑफ द पायनियर्स जो साहित्य को फ़िल्म में लाए हैं।
जैसे अभी जैसे उसी गाने की आगे बात करें कि गम से अभी आजाद नहीं मैं, हम्म, खुश हूं मगर आबाद नहीं मैं, जी। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। वाह। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हर तरह से मेरे पास सभी चीज़ें हैं, सभी सुविधाएँ हैं, सभी जो मैंने पैसे काफ़ी बना लिए हैं, सब कुछ है। लेकिन अब मैं जो लिख रहा हूँ, वो किसी और के कहने पर लिखना पड़ रहा है मुझे, जो पैसे दे रहा है। टाँग अड़ाता है दौलत वाला। टांग अड़ाता है देखो दौलत वाला। कि कितने वो पहले पैसों के लिख लिए दिया लिखे, देखिए, है ना? हाँ, मतलब कि मुझे पैसों के लिए लिखना पड़ रहा है अब, इस वो बात सिस्टम नहीं को रही। इस सिस्टम को हाँ, किस तरह से शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और कितनी सहजता और सरलता से सामने जी, लाकर रख दिया शैलेंद्र जी ने, जी, ये अपने आप जी, में कमाल है। और मैं जी, मुझे मुझे उनका ध्यान आता है कि फ़िल्म गाइड जब हमने देखी, पहली बार देखी, तो दिल जी, मतलब गानों की वज़ह से उछल पड़ा। और इतने बिल्कुल, प्यारे गाने, इतने सुंदर गाने और हर गाना मीनिंगफुल। वो उस बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन करता है उस सिचुएशन को। एक औरत जो दबी-कुचली है और वो एकदम से निकल के बाहर आ रही है, काँटों से जी, छीन के ये आँचल। मतलब वो पूरी हाँ, समाज की उस व्यवस्था को सामने लाकर रख देता है गाना, सिचुएशन के मुताबिक, है ना? मुसाफिर बिल्कुल, बिल्कुल। जाएगा कहाँ? दम ले ले हाँ, घड़ी भर, ये चैन पाएगा कहाँ? मतलब हाँ, मैं शब्दों के माध्यम से जो सीन क्रिएट हो रहे हैं, अगर मैं बिल्कुल। इमेजिन करता हूँ कि अगर गाइड हुँ, में शैलेंद्र जी के गीत नहीं होते या ये गीत नहीं होते, तो हाँ, गाइड तो नहीं बन पाती, उस तरह की गाइड शायद नहीं बन पाती। तो बिल्कुल करेक्ट, हमारा बिल्कुल करेक्ट। हमारा लक्ष्य एक मनोरंजन और मनोरंजक और उस सिचुएशन को उभारना भी है, तो वो जी, जो शैलेंद्र जी के गीतों से हुआ। दिनेश जी, हुँ, एक और सवाल जो बड़ा सतही सवाल है, बड़ा एक ऐसा सवाल है जो बर्निंग सवाल है। जी, इस देश में जाति प्रथा की जी, जड़ें जो हैं, वो हाँ, बहुत गहरी हैं। वो जी। आज़ादी से पहले से कुछ कम तो हुई होंगी, लेकिन ख़त्म हुँ, नहीं हुई हैं, अभी भी खत्म जारी नहीं हैं। हुई। लेकिन उन बिल्कुल, दिनों में जिन दिनों शैलेंद्र जी एक उदीयमान गीतकार कवि थे और अ, हॉकी भी खेला करते थे। मैंने सुना है जी, कि जी, हॉकी जी, खेलते हुए उन्हें एक ताना मिला और उस हाँ, जाति का एक ताना मिला और उस ताने बिल्कुल। की वज़ह से उन्होंने हॉकी खेलना ही छोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं हॉकी उन्होंने अपने हॉकी लेके अपने घुटने पे तोड़ी और ओह! फिर हुँ। उन्होंने, हाँ, ये बहुत ही सोसाइटी के प्रति एक प्रतिक्रम है, एक एक विरोध है, जो हॉकी का तोड़ना जी, है, वो एक जी, विरोध जताना है कि हम विरोध बिल्कुल, करते हैं इस चीज़ का जो आप बोल रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। कई बार मैंने सोचा और इसके बाद भी एक और कंट्रोवर्सी थोड़ी-सी हल्की-सी पैदा हुई थी, शायद आपको पता होगा। अ, हुँ, हुँ। पता क्या आपके सामने ही हुआ है कि जब हाँ, नामवर सिंह जी ने जो विमोचन किया हाँ, था किताब हाँ, का, हाँ, तब जी, शब्द जो है दलित उसके साथ हाँ, लगा दिया गया था। हाँ, हाँ, तो हाँ, बहुत लोगों ने इसका अपोज़ किया था और कहा था हाँ, कि ये लगाने की क्या ज़रूरत है? अब 2 तरह से आप इसको किस तरह से लेते हैं? एक तो भई हैं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं हाँ, है ना? बिल्कुल। दूसरा ये है हुँ, कि जो साहित्यकार, गीतकार, कलाकार वो तो इन चीज़ों से ऊपर होता है, तो नामवर जी ने क्यों वहाँ पर ये यूज़ किया? तो दोनों तरह से हाँ, जो है दृश्य जो है सामने उभरता है। आप इसको किस हाँ। तरह से लेते हैं? देखिए हम शायद इस बात का मतलब गिल्ट शायद हमारे सर पे है, क्योंकि हम ही ने उस वक़्त जब किताब रिलीज़ हो रही थी, तो हमने ये सोचा था और अभी भी यही सोचते हैं कि उसी वजह से उनको जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से या जो पद्मा अवार्ड्स हैं, वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। उनको जानबूझकर पीछे रखा गया है। जी। वो तो इतने सालों में इतने राइटर आए और गए और जब लोगों को अब समझ में आया कि ये बीच में तो आके गए सारे लोग, लेकिन हम गाने वही गा रहे हैं जो शैलेंद्र ने लिखे हुए हैं। जी। तब जाके एक रीअवेकनिंग, एक रीडिस्कवरी
जैसे आप कह सकते हैं, उनके बारे में हुई है। जी। लेकिन उनको ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जानबूझकर उनको इस वजह से पीछे रखा गया और सिर्फ़ एक तभी लिटरेरी सर्कल में भी उनको मतलब प्रॉपरली ब जगह नहीं मिली और उनको एक गीतकार के रूप में बता के हाँ, बहुत अच्छे गीतकार थे। ये बोल के मतलब सब शांत करना चाहते थे। तो हमने जानबूझकर उस किताब में ये मेंशन किया है जी। कि वो इस अ, प उससे आए हैं। मैं हाँ, हालाँकि ये सब जी। बात ऐसी कोई ढकी-छुपी नहीं थी, लोग जानते थे और कई लोगों ने मतलब ये पब्लिश भी हुई थी। एक रामकृष्ण जी थे, उधर लखनऊ में रहते थे, नवभारत टाइम्स में लिखते थे शायद और उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है शैलेंद्र मेरा दोस्त मेरा दुश्मन नाम की किताब उन्होंने अरे! 66-67 में हाँ, रिलीज़ की थी। हुँ, और उसमें उन्होंने जगजीवन राम को कोट किया है कि जगजीवन राम ने कहा है कि संत रविदास के बाद अगर कोई दलित कवि हुआ है, तो वो शैलेंद्र है। तो ऐसा भी नहीं था कि पर लोगों को आक्रोश इस बात का था कि मतलब हमारे खिलाफ हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, यू ओह! नो हाँ, मतलब हुँ, तुम ये प्राउडली अभी तक किसी को नहीं पता था मतलब आम हुँ, आदमी हुँ, को हुँ, नहीं पता था हुँ, और ये मतलब फैमिली के तरफ से बात नहीं आई थी। ठीक है, लोग बंद दरवाज़ों के पीछे बात करते होंगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। तुमने ये हिम्मत कैसे की कि तुम खुलेआम ये प्राउडली ये मेंशन कर रहे हो? हमने बोला आई एम प्राउड हमको तो बहुत गर्व है इस बात का कि वो वहाँ से उठकर और उन्होंने जो मकाम हासिल किया है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं और सिर्फ 43 इयर्स की उम्र में करके चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात हमें लगती है मतलब जी, जी, जी। आई एम अ प्राउड ऑफ हिम। हुँ, दिनेश जी समय जो है वो हाँ, खत्म होने जा रहा है क्योंकि जी, ज़ूम का अपना समय होता है कैमरे का। तो जी, मैं जी, एक आखिरी सवाल आज आपसे बहुत सार्थक बात हुई है। मैं जी, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका बहुत-बहुत कि कुछ ऐसी बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया, जो शायद पहले नहीं डाला गया था या डाला गया होगा तो हमारी नज़र में नहीं होगा। लेकिन ये बातें जब आवाम में पहुँचेंगी जो स्कूल्स के बच्चों को आने वाली जनरेशन में पहुँचेंगे तो उनका नज़रिया जी, और बड़ा होगा, बड़प्पन जी, होगा, है ना? बड़े होंगे तो हम लोग सब लोग जानेंगे उनके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन। तो मैं हाँ, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए एक अंतिम प्रश्न जो है कि मैंने सुना जी, है कि शैलेंद्र जी पर बायोपिक बन रही है। क्या जी, ये सही? जी, तो मैं इसके बना बारे रहा में हूँ। कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, हमारे पास उनकी सारी डायरीज़ वो डायरी लिखते थे, हुँ, मतलब हालाँकि रेगुलर नहीं थे, लेकिन लिखते थे। वो डायरीज़ हैं और इतने सालों में हमने काफ़ी रिसर्च किया है उनके ऊपर और पता चला है कि ऑलमोस्ट हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई किस्सा है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, वहाँ से कोई गाना बन जाता, कभी लड़ाई झगड़े से भी बना है गाना। तो ऐसा मतलब तो हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और जिस तरह से लोगों ने मतलब उनके बारे में बात की और जो हमने देखा कि क्या लोग किस तरह से उनको देखते थे और वो अभी भी क्या पूरी दुनिया में उनका कितना वो है, ये उनके प्रति इतनी इज़्ज़त है और सम्मान है। तो हमको यही लगा कि उनकी स्टोरी लोगों तक पहुँचनी चाहिए और एक तो बहुत ही अजीब-सी मतलब किसी ने शायद फैलाई होगी बात ये कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक धारणा है जो अरे! हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। हमारे पास जो डायरीज़ हैं उसमें हालाँकि उनकी डेथ 14 दिसंबर को ही हुई थी, आज 13 है। हुँ, तो अ, नवंबर के उनके डायरी में एंट्री है कि रेनोवेशन ऑफ ऑफिस
वो नई कहानियाँ सुन रहे थे, उनके ऑफ़िस का रेनोवेशन चल रहा था। तो ये आदमी अब जब सुसाइड करने का सोच लेता तो वो ऐसा नहीं ये सब हुँ, नहीं हुँ। नहीं, 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 अ, वो करवाता। अफ़वाहें इस देश में हाँ, बहुत जल्दी फैलती हैं। तो हाँ, ये अच्छा हुआ कि आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो इस तरह की अफ़वाहों से दूर ही रहना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पॉज़िटिव होगा, वो ऐसा नहीं कर हाँ, सकता। हुँ, जो आदमी लिख सकता है कि कल तुम जब आँखें खोलोगे जब होगा उजियारा, हुँ, जग हुँ, होगा हुँ। उजियारा, हुँ, हुँ, हुँ। खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर काला। तो वो मतलब वो ह हमेशा उनके नज़रिया पॉज़िटिव ही रहा है। ख़ैर मतलब तो इस वज़ह से हमने अपने इसमें ऊपर ये इस काम ले फ़िल्म लिया में क्योंकि जो हम है खुद इस फ़िल्म में हाँ, दिनेश जी लीड कैरेक्टर जो शैलेंद्र जी का है, वो जी। अ, फाइनल हो गया है या अभी करना है? देखिए फाइनल हो चुका था, हमारी बात भी हो चुकी थी इरफ़ान खान के साथ, क्योंकि ओह! इरफ़ान खान बहुत ही सूटेबल थे इस रोल जी, के जी। लिए। उनकी आँखें बहुत ही मिलती थी। हुँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट मतलब बात भी हो गई थी, उन्होंने बोला कि मैं लंदन से आता हूँ और फिर बात करते हैं। हुँ, फिर हुँ, लंदन से आए तो पता चला कि लंदन में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी हुँ, और हुँ, कुछ के बाद उनका देहांत हो गया हुँ। तो अभी हम हमने कोई फिक्स किया नहीं है अभी हम जी, देख रहे हैं। जी, जी, जी। अ, ब ए 1-2 आप जो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहते हैं, प्लीज़? अ, हम मतलब यही कहना चाहते हैं कि उनको जो सम्मान, जो दर्जा उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला और और एक और बात हम आपको बताएँ कि हमने 2013 में आज से 7 साल पहले हमने ये अनाउंस कर दिया था कि जी हमारे फादर इस कास्ट के थे। हुँ, हुँ। लेकिन इतना हम बता दें कि हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, जिससे हमारी दोस्ती कम हो गई या जी। ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि आजकल लोग इन चीज़ों के बारे में मतलब बहुत कम ब हालाँकि हमने बहुत एक आध कम। बार हमने हुँ, हुँ। फेस भी किया है, लेकिन ब वैसे तो मतलब आम तौर से मतलब कोई इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता नहीं है आज की डेट में और हम भी मतलब हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, अगर किसी ने पूछा है तो हमने बोला कि हाँ जी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमको तो नहीं मतलब तो इस आप तो बात पे उनके बेटे हैं जिन्होंने सत्य के बारे में कितना कुछ बोला है, जिन्होंने हाँ, जिनका जी, इतना बड़ा जी, दिल रहा है, जो ऐसे-ऐसे गाने जी। लिख गए, तो आप कैसे झूठ बोलेंगे? आप बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल मगर रक्त नहीं, तो नहीं। आपका वही है। हाँ, हाँ। खुदा के पास जाना है। हाँ, ना हाथी है, ना घोड़ा है। हुँ, हाँ, आप क्या गाते भी हैं सर? जी मैं गाते गाता हैं नहीं तो हूँ, अगर मैं कुछ सुना पाएँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। नहीं गा के तो नहीं मैं हाँ, वैसे मतलब सुना मैं दीजिए उनकी कोई हालाँकि ट्रेन्ड वायलिनिस्ट हूँ मैं, लेकिन हुँ। गाने का शौक म्यूज़िक का शौक तो रहा है, हाँ, लेकिन तो गाने का वायलिन नहीं। अगर करीब है तो वायलिन पे कुछ सुनाया जा सके उन्हीं का? नहीं, नहीं, अभी अभी फ़िलहाल तो नहीं है हमारे अच्छा, पास। तो अच्छा। हम उनकी कुछ लाइनें जो एक गाना एक फ़िल्म था फ़िल्म थी सपनों का सौदागर, जिसमें जी, से वो जी, बहुत ही खूबसूरत गाना था जो फाइनली निकाल दिया गया था और फ़िल्म में नहीं है वो। जी। लेकिन वो गाना हमारे बहुत करीब है, क्योंकि बाबा ने भी उस गाने को उन दिनों ही लिखा था जब वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे हुँ, और वो था कि जो ये सपने सच हो जाते, हुँ, तो ये सपने क्यों कहलाते हुँ, हुँ, और इस घड़ी नींद क्यों टूटती, अपना कोई न था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में। हुँ, ओ ज़िंदगी गाना है ओ ज़िंदगी ऐ मेरी बेबसी, अपना कोई न था हुँ, और फिर आँख से जो एक बूँद गिरी है, हर सपने का मोल यही है। ऐ दिल तेरी कोई कीमत न थी, वाह! अपना कोई न था, अपना कोई नहीं। हुँ, तो हुँ, वो ये लाइनें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और ये गाना भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मतलब वैसे जैसे सपनों का सौदागर में वो एक हम जाते-जाते एक आपको मतलब थोड़ा
इंटरेस्टिंग किस्सा सुना देते हाँ, हैं सुनाइए, सुनाइए। कि सपनों का सौदागर जब लिख रहे थे, तो उसके प्रोड्यूसर एक अनंत स्वामी नाम के साउथ इंडियन जेंटलमैन थे और अनंत स्वामी मतलब काफ़ी डार्क कलर था उनका और आँखें गुस्से में लाल हो जाती थी उनकी लिटरली। तो अब ऐसा हुआ कि एक गाना बाबा उन दिनों परेशान भी थे, वो तीसरी कसम रिलीज़ हो चुकी थी इधर-उधर, तो वो लिख नहीं पा रहे थे और वो बार-बार अवॉइड कर रहे थे आनंद स्वामी को और आनंद स्वामी पीछे पड़े हुए थे, ट्यून बन चुकी थी, गाना नहीं लिखा जा रहा था। तो वो बहुत गुस्सा हो ब ब बाबा को पता चला कि बहुत गुस्से में घूम रहे हैं और उनको ढूँढ रहे हैं। तो हम लोग बच्चे फ़ोन उठाते और बोल देते कि नहीं है घर पे और हालाँकि वो घर में बैठे होते। तो फिर एक बार आनंद स्वामी को पता चला कि फलाँ-फलाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो आने वाले हैं। तो वो पहले से जाके बैठ गए और जैसे ही बाबा आए, तो ये गुस्से में उठे, एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, आँखें लाल-लाल, चेहरा एकदम काला और तो जैसे ही बाबा की तरफ बढ़ने लगे, तो बाबा ने वहीं से कहा कि तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। अरे हाँ, और हाँ, हाँ। आनंद आनंद स्वामी हँस पड़ा, बोलता है आपने गाना इधर ही लिख दिया? बोला हाँ, ये गाना लिख दिया, अभी कल तक आपको मिल जाएगा पूरा गाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे बात करके। धन्यवाद। हमारे हस्ताक्षर ग्रुप की तरफ से आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आए, अपना वक़्त कीमती निकाला और बहुत अच्छा लगा। रियली दिल से बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आपसे बातचीत, सार्थक दिन हो गया है, सार्थक बातचीत हुई है। बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर, उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। ये गम के यार 4 दिन, सितम के यार 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, बहार की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जीत पर यकीन कर, जीत पर यकीन कर। हजार वेश लेके आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, दिल के दाग ये। ना दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब, बनेंगे इनकलाब, बनेंगे इनकलाब। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो
स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, उतारला जमीन